नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या पुतिन यूक्रेन जाने वाले हैं? क्या पुतिन 9 मई का नाश्ता लुहांस्क में करेंगे और फिर लंच मारिउपोल में होगा? क्या मारिउपोल में पुतिन की फौज मॉस्को जैसी विक्ट्री डे परेड निकालने जा रही है? कच्चा चिट्ठा में आज हम इन तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं। उसके बाद आपको खार्किव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां बुचा से भी ज्यादा भयानक नरसंहार के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात पुतिन के उस प्लान की जिसमें रूस के मॉस्को से लेकर यूक्रेन के मारिउपोल में जानकारी है। मारिउपोल तक सिर्फ और सिर्फ पुतिन का ही जलवा नजर आने वाला है। यूक्रेन में लगातार जीत का दावा करने वाली पुतिन की फौज के सामने बड़ा संकट नजर आने लगा है। ये भारी भरकम वेपन सिस्टम यूक्रेन को मसल देने वाले इन हथियारों पर ऐसी रिपोर्ट है कि मॉस्को में बैठी पुतिन सरकार गहरी चिंता में डूब चुकी है। 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले रूस का हौसला पस्त करने वाली बड़ी रिपोर्ट देखिए। फोर्ब्स में छपी ये खबर मॉस्को के युद्ध वाले अभियान पर सवाल उठा दिए हैं इसने। 35% हथियार इस बार मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड से गायब हो चुके हैं। यानी यूक्रेन की जंग का बहुत बड़ा असर आखिरकार मॉस्को के विक्ट्री डे परेड पर भी पड़ चुका है। सबसे चौंकाने वाली खबर मारिउपोल को लेकर है। खबर ये है कि 9 मई को रूस मारिउपोल के अंदर अपनी विजयी परेड निकालने वाला है। यानी यूक्रेन का एक शहर जीतने के बाद पुतिन अपना दमखम दुश्मन देश की जमीन पर दिखाना चाहते हैं। इस खबर से यूक्रेन बेचैन है। ज़ेलेंस्की के खुफिया विभाग ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि सबसे बड़ी और भव्य परेड मॉस्को में ही होने वाली है। रूस की जिस परेड की बहुत सी बातें हो रही थी, जिस परेड को लेकर पूछा जा रहा था कि इस बार पुतिन क्या दिखाने जा रहे हैं, जिस परेड को लेकर ये भी सवाल हो रहे थे कि यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को की सड़कों पर पुतिन दुनिया से क्या छुपाने जा रहे हैं, क्योंकि विक्ट्री डे परेड का जलवा ऐसा रहा है कि ये पुतिन का सबसे पावरफुल शो कहा जाता है। और जब रूस की फौज इस तरह मॉस्को की सड़कों पर परेड करती है तो दुनिया देखती रह जाती है। लेकिन परेड में कटौती वाली खबर के बड़े मायने हैं। रूस की सेना के सुपर शो और पावरफुल मिलिट्री प्रेजेंटेशन को किसकी नजर लगी? जिस वीडियो को दिखा कर पुतिन ने पिछले कुछ सालों में रूस को फिर से सुपर पावर बनाने की कोशिश की है, आखिर उस कोशिश पर किसका बुरा साया छा गया है? रूस की मशहूर विक्ट्री डे परेड में 35% कटौती का क्या मतलब है? क्या पुतिन के पास हथियारों की कमी हो गई है? क्या विक्ट्री डे की 77वीं वर्षगांठ रूस के लिए बहुत फीकी रहने वाली है? अगर हाँ, तो ऐसी नौबत आखिर क्यों आई? क्योंकि ये चाहे रूस की फौज के लिए नहीं, लेकिन पुतिन के अपनी इमेज के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। क्योंकि पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नजर में रूस की ताकत को कोई कम आंकने की कोशिश करे, खासकर तब जब यूक्रेन में उनकी फौज ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर पुतिन 9 मई को जरूर दिखाना चाहेंगे। पुतिन की मिलिट्री पावर ही उनकी असली ताकत है, क्योंकि इसी ताकत से डरकर नेटो और अमेरिका चाहकर भी यूक्रेन को बचाने के लिए सीधे तौर पर आने से घबरा रहे हैं। इसलिए सवाल है कि परेड में 35% हथियार कम उतारना क्या मैसेज देता है? 2021 में विक्ट्री डे परेड में रूस की आर्मी ने 35 तरह के 158 मिलिट्री व्हीकल्स दिखाए थे। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। रूस की इस सालाना परेड में टैंक भी थे, बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं और मिसाइल सिस्टम समेत तोप वाले सिस्टम और मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी थे। लेकिन 2022 में तस्वीर कुछ और होने वाली है, क्योंकि पुतिन ने फैसला लिया है कि 2022 में सिर्फ 25 तरह के 131 ग्राउंड व्हीकल दिखाए जाएंगे। ये तादाद हैरान करने वाली है। पुतिन के लिहाज से कहें या फिर रशियन फौज के स्टैंडर्ड को देखते हुए ये बहुत बड़ी कटौती है।
और इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। रूस भी पुतिन से सवाल पूछेगा कि आखिर क्या हुआ है कि उनके सबसे बड़े पावर शो में अब जान कम रह गई है। 2015 में जब रूस की ये परेड निकाली गई थी, तब रूस और पुतिन दोनों में बहुत ज्यादा जोश देखा गया था। तब क्राइमिया पर कब्जे के बाद वो रूस की पहली विक्ट्री डे परेड थी और रूस ने इसमें कई नए वेपन सिस्टम उतारे थे। लेकिन आज रूस के हालात अलग हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है और रूस की फौज की बड़ी तादाद इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। अगर विक्ट्री डे परेड में 35% की कटौती की जा रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पुतिन की फौज के पास अब हथियार कम पड़ गए हैं? अब तक अलग अलग स्रोत से जो जानकारी मिली है और यूक्रेन की फौज जो दावा कर रही है, उसके मुताबिक रूस के करीब 600 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में तबाह हो चुकी हैं। इनमें 114 तो सिर्फ T-80 टैंक बताए जा रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि रूस इस बार विक्ट्री डे परेड में 10 T-80 कम उतार रहा है। इसके अलावा परेड में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों की भारी कमी कर दी गई है। जो बख्तरबंद गाड़ियां फौज को फ्रंट तक ले जाती हैं, परेड में ऐसी बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 50% तक कम कर दी गई है। 50% के मायने बहुत ज्यादा होते हैं। इस साल सिर्फ 3 BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ही परेड में शामिल किए जाएंगे, जबकि पिछली बार रूस ने अर्माटा सिस्टम के तहत आने वाली अपनी कई तरह की बख्तरबंद गाड़ियां उतारी थीं। ये वो व्हीकल हैं जिसमें सवार फौजी दुश्मन की गोलीबारी से बचते हुए दुश्मन के करीब तक पहुंचते हैं और फिर वहां मोर्चा संभालते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की फौज पर कितना ज्यादा प्रेशर है। वहीं तोपखाने को लेकर पुतिन को जो रिपोर्ट मिल रही है, वो भी रूस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि परेड में रूस की बड़ी बड़ी हॉवित्जर तोप भी शामिल नहीं हो रही। न ही 122 मिलीमीटर के रॉकेट दागने वाला मल्टी लॉन्च सिस्टम ग्रेड भी इस बार परेड में शामिल नहीं होगा। रूस की आर्टिलरी सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा बिजी है, चाहे वो टॉस-1 हो या ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन युद्ध में इन सिस्टम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए देखा जाए तो विक्ट्री डे में इनका न होना रूसी तोपखाने से बहुत मायूस करने वाली खबर है। इससे ये बात साबित होती है कि यूक्रेन में रूस का तोपखाना या तो हद से ज्यादा तैनात किया जा रहा है या फिर उसके पास इतने हथियार नहीं बचे हैं कि उनकी नुमाइश की जाए। यूक्रेन के फ्रंट से आए इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। आपको रूसी तोपखाने पर दबाव का अंदाजा मिल जाएगा। ये रूस की बहुत ही खतरनाक तोप 2S7 है। 203 मिलीमीटर की ये तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक है और इस वक्त ये जो गोले यूक्रेन की फौज पर बरसा रही है, उसका साइज देखकर ही आप इसकी विध्वंसक शक्ति और उससे होने वाली तबाही के बारे में सोच सकते हैं। देखिए इस तोप में कैसे ये बहुत बड़ा गोला लोड किया जा रहा है और फिर फायर किया जाता है। रशियन आर्टिलरी की ये यूनिट इस वक्त डॉनबास और आसपास के इलाकों में ऑपरेट कर रही है और उसने यूक्रेन की फौज के कई बड़े ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यहाँ से यूक्रेन की फौज को बड़े पैमाने पर रसद और हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। इन ठिकानों को तबाह करने के लिए रूस ने काला सागर में मौजूद अपने वॉरशिप से भी कई मिसाइलें दागी। Загадочным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены 6 тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимкова и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран. रूस की बेकरारी और उसके हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जो स्ट्रेटेजी है, उसे ज़ेलेंस्की की फौज भी समझ रही है। रूस की डिप्लॉयमेंट को नेटो भी देख रहा है। किसी भी फोर्स की मूवमेंट और उसके हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए उनकी ऑपरेशनल टैक्टिक्स को समझा जा सकता है और उसके अगले हमले का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉनबास में रूस की हेवी बॉम्बिंग भी यूक्रेन की डिफेंसिव लाइन को ऐसा ही अंदाजा दे रही है और इसकी रिपोर्ट सीधे कीव में मौजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तक पहुंचाई जा रही है।
Російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, для російських ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась там особлива військова мета. 2022 में यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच पुतिन को लेकर बहुत बड़ा डर ब्रिटेन को भी सता रहा है। ब्रिटेन की मीडिया लगातार कह रही है कि पुतिन 9 मई को एक नए युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। ब्रिटेन की मीडिया में ऐसी खबरें छाई हुई हैं कि पुतिन विश्व युद्ध का ऐलान करने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है। ये बात ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के हवाले से की जा रही है। इन हेडलाइंस ने यूरोप में दहशत फैला दी है। ऐसे में पुतिन के पावरफुल शो में क्या होगा, वो क्या बोलेंगे? क्या पुतिन वाकई विश्व युद्ध को लेकर कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं जिसका डर ब्रिटेन को सबसे पहले सताने लगा है? ये बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि पूरी दुनिया को डर अब ये सता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध 2 महीने से भी ज्यादा खिंचने के बाद अब कई सालों तक जारी रह सकता है। हथियारों की नुमाइश में कमी और पुतिन पर बढ़ते दबाव के बीच अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि रूस का यूक्रेन युद्ध के बाद कोई नया और ज्यादा विध्वंसक इरादा तो नहीं है? क्या दूसरे विश्व युद्ध का जश्न तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी दिखा रहा है? रूस इस वक्त अपने बहुत से हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस जंग में रूस ने अपने टॉप ऑफ द लाइन हथियार नहीं उतारे हैं, लेकिन जिन वेपन सिस्टम्स का वो इस्तेमाल कर रहा है वो रूस के लिहाज से प्रीमियम कैटेगरी के हथियार माने जाते हैं। साथ ही पुतिन ये वार्निंग भी दे चुके हैं कि यूक्रेन में किसी और देश का दखल हुआ तो ये बात युद्ध को और भड़काएगी और इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। इस धमकी को अमेरिका और नेटो देश गंभीरता से लें। इसके लिए पुतिन हाल में RS-28 मिसाइल का टेस्ट भी कर चुके हैं। इस टेस्ट को लेकर रूस की मीडिया ब्रिटेन को मिसाइल अटैक से डरा भी चुकी है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया में अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर गड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस ने दुनिया को RS-28 मिसाइल से डराया है। विक्ट्री डे परेड में इसी तरीके की एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल देखने को मिल सकती है। इसकी पुख्ता जानकारी भी है क्योंकि मॉस्को में जो रिहर्सल चल रही है उसमें टोपोल M मिसाइल को देखा गया है। वैसे रूस में होने वाली विक्ट्री डे परेड को लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं और इसका असर कीव में भी दिखने लगा है। ये मॉस्को से आई तस्वीरें हैं और इसका मैसेज सीधा अमेरिका और नेटो देशों तक पहुंच रहा है। ये रूस की टोपोल M मिसाइल है जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है और इसकी रेंज अमेरिका तक है। टोपोल M बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। ये RS-28 मिसाइल से पहले तैयार की गई थी और पुतिन को इस मिसाइल पर बहुत ज्यादा भरोसा है। यही वजह है कि इस बार विक्ट्री डे परेड पर उन्होंने इस मिसाइल को उतारा है और इस जैसी बड़ी मिसाइल को लेकर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इस मिसाइल का साइज देखिए, 16 पहियों वाले इस कैरियर पर जब इसे रेड स्क्वायर पर उतारा जाता है तो इसका आकार देखकर ही रूस के दुश्मन घबरा जाते हैं। अब सवाल ये है कि विक्ट्री डे परेड पर पुतिन अपने कौन कौन से खास हथियारों की नुमाइश करने वाले हैं, साथ ही कौन से हथियार ऐसे हैं जिन्हें वो नहीं उतारेंगे, उसके पीछे उनकी रणनीति क्या हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या इस परेड में पुतिन सिर्फ अपने सबसे खतरनाक हथियारों की नुमाइश करेंगे या फिर कुछ ऐसा कहेंगे जिसका डर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जाहिर कर चुके हैं। इस जंग के शुरू होने के बाद से विक्ट्री डे परेड को लेकर बहुत बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि पुतिन पारंपरिक हथियारों से ज्यादा इसमें परमाणु हमले में इस्तेमाल होने वाले वेपन सिस्टम पर ध्यान देंगे। यही वजह है कि मॉस्को में होने वाली परेड में इस बार
पुतिन की परमाणु मिसाइल भी है और न्यूक्लियर बम ड्रॉप करने वाले बड़े बड़े बॉम्बर भी। इसे देखिए, ये है TU-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है और रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर है और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। मॉस्को में फ्लाई पास्ट के दौरान ये बॉम्बर रिफ्यूलिंग करते हुए दिखाया जाएगा। इसके आगे होगा IL-78 टैंकर जो इसे हवा में ही फ्यूल सप्लाई करेगा। इसके फौरन बाद TU-160 के साथ 4 TU-22 बॉम्बर, ये भी सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हैं और ये 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकते हैं। ये रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर फोर्स का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन अब इसको देखिए, ये रूस का वो बॉम्बर जो दशकों पुराना है लेकिन उसकी दहशत आज भी बहुत ज्यादा है। ये है TU-95। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं और ये देखिए 4 सुपरसोनिक MiG-31 फाइटर बॉम्बर जेट। ये आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। अभी MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से लैस कर दिया गया है जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। रूस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन में भी कर चुका है और ये रूस का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट सुखोई 57। ये दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। अमेरिका के साथ या नेटो के साथ अगर युद्ध भड़कता है तो पुतिन के इस सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। पूरी दुनिया उसका नतीजा देखना चाहेगी। ये है Mi-26 जो दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। भारत के पास भी ऐसे 3 हेलीकॉप्टर हैं जिनको आधुनिक बनाया जा रहा है। रूस यहाँ इनको पेश करके ये दिखाना चाहता है कि उसकी एयरलिफ्ट वाली ताकत की टक्कर में किसी के पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद मॉस्को का आसमान जैसे रूसी हेलीकॉप्टर से भर जाएगा। इसमें वो हेलीकॉप्टर भी है जो यूक्रेन से चल रहे युद्ध में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस युद्ध को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। उसमें ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन बन चुके हैं। यूक्रेन में फ्रंट से आने वाली तस्वीरों में सबसे ज्यादा यही हेलीकॉप्टर एक्टिव है। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें सबसे ज्यादा जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है वो है कैमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस के 100 से भी ज्यादा कैमोव 52 हेलीकॉप्टर हैं। यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट है, उसमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ करीब से तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने कीव में की उसे वो डॉनबास में दोहराना नहीं चाहेंगे। इसलिए रूस की सेना ने क्लोज एयर सपोर्ट में हेलीकॉप्टर उड़ान तेज कर दी है। डॉनबास की लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। अभी वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखिए। ये डॉनबास का एक इलाका है जहां रूस की फौज और यूक्रेन की फौज के बीच क्लोज क्वार्टर बैटल चल रहा है, यानी ऐसा युद्ध जिसमें एक कमरे से दूसरे कमरे में लड़ाई होती है। देखिए, एक सैनिक
दुश्मन की फौज पर कैसे ग्रेनेड फेंकता है। छुप छुप कर हो रहे इस युद्ध में जान उसकी जा रही है जिसकी पोजीशन कमजोर है। यहां बड़े बड़े हथियार नहीं बल्कि फुर्ती, चालाकी और बेहतरीन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मायने रखता है। फिर चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूक्रेन की फौज ही क्यों ना हो, अगर वो कमांडिंग पोजीशन पर है तो नुकसान रूस को ही होगा। और ऐसा डॉनबॉस में भी देखने को मिल रहा है। बुचा में कुछ नहीं बचा, ये दुनिया ने देखा, लेकिन जब कैमरा खार्किव की तरफ घूमा तो और भी ज्यादा खतरनाक मंजर नजर आया। हमारे रिपोर्टर जनक दवे इस वक्त यूक्रेन के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर नरसंहार की रिपोर्ट्स लगातार मिल रही है। यूक्रेन में गम, गुस्सा और मातम की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि दुनिया दहल रही है। बुचा से भी बदतर, बुचा नरसंहार से भी भयंकर। तस्वीर जो दिल दहला दे। हर तरफ लाशें, खौफनाक मंजर। खार्किव का नरसंहार बुचा पार्ट 2। बम और बारूद की आंखें नहीं होती हैं, ये इंसानों को देखकर नहीं फटते। और जो इंसान इनकी चपेट में आते हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो लाशें खार्किव में नजर आ रही हैं, ये बम धमाकों या मिसाइल के अटैक का नतीजा नहीं है। ये बर्बरता पूर्वक नृशंसता से की गई हत्याएं हैं। आखिर इन लोगों की जिंदगी के आखिरी पलों में क्या हुआ था? इस सवाल में खार्किव की जंग का बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कीव पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी इन मलबों से क्रूरता और दहशत की कहानियां सामने आ रही हैं। लाशों पर लाशें निकलने का सिलसिला इस वक्त भी लगातार जारी है और कितनी लाशें कीव से निकली ये आपको हम आगे बताएंगे। खार्किव से लेकर कीव तक यूक्रेन के लोग एक ऐसे गम और मातम के दौर से गुजर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बनता जा रहा है। पुतिन जंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुतिन का क्रोध यूक्रेन पर बम और बारूद बनकर बरस रहा है और दूसरी तरफ बरस रहे हैं यूक्रेन के लोगों के आंसू। कीव की इन सड़कों पर यूक्रेन की महिलाएं रैलियां निकाल रही हैं। आखिर क्यों इनकी आंखों में आंसू हैं? आखिर ये दुनिया से क्या कहना चाहती हैं? मरियुपोल के स्टील प्लांट में पुतिन जो एक्शन लेने जा रहे हैं उसका कीव में हो रही इस रैली से क्या रिश्ता है? आगे ये हम आपको समझाएंगे।
आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई पुतिन का गुस्सा ठंडा कर सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो पुतिन को इस विनाश लीला को रोकने के लिए मना सके? पोप फ्रांसिस का कद यूरोप और अमेरिका की दुनिया में बहुत बड़ा है। पोप फ्रांसिस कभी कीव जाने की बात करते हैं तो कभी वो मास्को में पुतिन से मिलने की कोशिश करते हैं। पोप भी चाहते हैं कि जंग रुक जाए, लेकिन पुतिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है कि पुतिन का गुस्सा किस लेवल पर है। अब आपको इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताते हैं। खार्किव के 11 गांवों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इन 11 गांवों को यूक्रेनी सेना ने लड़कर दोबारा हासिल कर लिया। और अब यहीं यूक्रेन के सैनिक इन गांवों में एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें उनको सबसे पहले मिली ये लाशें। ये 4 लाशें रूस के सैनिकों की हैं जो यूक्रेनियों के साथ गन बैटल में मारे गए हैं। इन सैनिकों के पास गोलियों के खोखे मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि जबरदस्त स्ट्रीट फाइट और संघर्ष के बाद इन रूसी सैनिकों का कत्ल हुआ है। अब जरा यूक्रेन के इस सैनिक की खतरनाक चेतावनी सुनिए। Поселок за поселком мы идем к освобождению своей территории, мы идем к победе над страной-оккупантом, над диктаторским режимом. Вчера была освобождена Кутузовка, вчера мы вышли с Лозовой, поменялись на Национальную гвардию. День Победы, конечно, мы в Москве не отпразднуем, но и в Киеве тоже, ни в Киеве, ни в Харькове мы его провести не дадим. खार्किव के इसी गांव में, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने आजाद करवाया है, कैमरा आगे बढ़ता है तो नजर आती है ये इमारत, जिस पर गोलियों और तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इमारतों के मलबे से आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जहां की तस्वीरें हृदय विदारक हैं। देखिए कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त है। इस घर के अंदर भयंकर संघर्ष हुआ है। घर के अंदर सबसे पहली लाश पानी की बोतलों के पास है और दूसरी लाश के पास खाने का सामान बिखरा हुआ है। यूक्रेन के सैनिक इस घर से निकलकर गांव के ही अंदर एक बेसमेंट में प्रवेश करते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से होती है। इस बुजुर्ग शख्स ने बेसमेंट के अंदर शरण लेकर किसी तरह खुद को बचाया। Мужик вот этот, который в один квартире, он погиб в квартире, да? Ну да. А вот эти 3 тел, которые на первый этаж занесли их, да, я так понял? Нет, тут возле подъезда. अब यहाँ यूक्रेनी सैनिकों का दोबारा कब्जा होने के बाद यूक्रेन के लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये मायूस हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर भी नहीं बचा और कई हफ्तों की जो यातना झेलनी पड़ी वो अलग। 2 месяца в подвале были, не выпускали нас. Сидели в подвале, ни кушать, ни пить не было. Воды вообще не было, с колодцев черпали черную воду и все пили. И под дулом автомата все, у нас все позабирали, и золото снимали, и деньги забирали, все. Сидели, не выходили просто, все погорело, ни домов, ничего нету, ничего не осталось. ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भयंकर युद्ध का परिणाम है, जो यूक्रेन की आम जनता भुगत रही है। नरसंहार की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, जो खार्किव से भी ज्यादा दर्दनाक हैं। खार्किव से करीब 500 किलोमीटर दूर ये बुचा के पास एक शहर की तस्वीरें हैं। हमारे रिपोर्टर जनक दवे को कीव पुलिस से ये जानकारी मिली कि यहाँ भी एक मास ग्रेव मिली है, यानी एक सामूहिक नरसंहार की निशानियां मिली हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के लोग यहाँ अपनी नम आंखों के साथ पहुंच रहे हैं। कीव पुलिस एक और नरसंहार की जांच में जुट गई है। एक बड़ा मासग्रेव यहाँ पर इस इलाके में ढूंढा है। ये बूचा, जहाँ जो नरसंहार के लिए जो जाना गया, यहाँ पर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक करके लोगों को मारा गया था। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, सिविलियन हैं, जिनको ये निशाना बनाया गया था। जो
कीव पुलिस के चीफ ने जो बताया, जो जानकारी है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा इस इलाके में 1200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया और यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से 150 जितने लोग हैं उनके शव अब तक यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। और इस इलाके में देखिए ये कीव पुलिस द्वारा ये तस्वीरें आपको विचलित करती है, कैसे बर्बरता बरती। यहाँ पर जो पुलिस चीफ ने जो जानकारी दी न्यूज़ 18 इंडिया को, उसके मुताबिक पहले सबको जो है यहाँ के स्थानीय नागरिक उनके पाँव में गोलियां मारी गई, उसके बाद उनके हाथ वैसे बंधे हुए थे, पाँव में गोली मारने के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई और उसके बाद उनके सर पर गोली मारी गई। लेकिन पुलिस ने अभी ये पूरा कॉर्डन किया है। ये अभी बताया जाए कि 18 मास ग्रेव हैं जहाँ पर लोगों को मार कर डाल दिया गया, दफना भी नहीं गया लेकिन मार के उनको वहाँ फेंक दिया गया। यूक्रेन दर्द का दूसरा नाम बन गया है। हर दिन मौत और मातम की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। एक और खतरनाक वाकया सामने आया है मरियुपोल से। सबसे पहले आप मरियुपोल में थिएटर की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें एक बहुत विशाल थिएटर पर बमबारी के बाद की है। अब ये दावा किया जा रहा है कि इस थिएटर के अंदर 600 लोगों ने शरण ले रखी थी और ये सारे के सारे 600 लोग हमले में मारे गए। तस्वीरों के साथ ये पूरी दर्दनाक कहानी आपके सामने हम रखते हैं। ये तस्वीर 16 मार्च की है, जब एक कार के अंदर से बनाए गए मोबाइल वीडियो में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये धुआं उसी थिएटर से उठ रहा है जिसपे 600 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये एक और तस्वीर देखिए, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ये उसी थिएटर की तस्वीरें हैं जब इस पर बमबारी नहीं की गई थी। इस थिएटर में ये 600 जिंदगियां मौजूद थीं। उसमें महिलाएं, बूढ़े लोग और बच्चे भी थे। जब मरियुपोल के इस इलाके पर भीषण बमबारी शुरू हुई तो सैकड़ों यूक्रेनी लोगों ने इसी थिएटर को सुरक्षित मानकर यहाँ पर शरण ले ली। लेकिन अफसोस कि ये थिएटर इन 600 जिंदगियों के लिए कवच ना बन सका। जहाँ बमबारी हुई और लोग मारे गए। Значить, забігаю в хол, а там дуже багато людей. Ну, я так розумію, що люди як біжали і з вулиці, і, в принципі, з драму в ту частину, яка вціліла. Дуже багато людей і поранені лежать, і люди, які так, нормально наче виглядають. Я одразу біжу, значить, на 3-й поверх. І що ви думаєте? Я добігаю до того балкончика, а там нікого. ये थिएटर अब एक कब्र बन चुका है। ऐसी कहानियां यूक्रेन में फैली पड़ी हैं। हर लाश के पीछे एक जिंदगी थी और उसकी जिंदगी के अंत की अपनी एक कहानी है। कुछ ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें कीव से भी सामने आई हैं। कीव में भी लाशें मलबों के अंदर से निकाली जा रही हैं। वो सारे इलाके जो रूस से छुड़ाए जा रहे हैं, वहां पर यूक्रेनी सैनिकों के लिए बड़ा काम युद्ध में हुई हिंसा की जानकारी के लिए इन शवों की जांच करना भी है। यूक्रेन की सरकार इन अपराधों के लिए पुतिन और उनकी आर्मी को जिम्मेदार मान रही है और यूक्रेन के अफसर लगातार इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। What we have, and I think the best in the international humanitarian law, it is this term of common responsibility. For example, if we speak about 64th Motorized Brigade, it was in Bucha, and 10 soldiers from this brigade we started to prosecute in torturing. This brigade was here too, in Irpin, 64th. You remember that maybe a week or some more ago, President Putin honored this brigade for their activity near Kyiv. Which was the activity? The activity was killing civilians, torturing civilians, and next we will see what it will be. It means that this person knew about this, actually maybe ordered this, but he is absolutely responsible, that is commander-in-chief. Common responsibility, of course. जंग कितनी दर्दनाक होती है, बारूद हवाओं में घुलकर कैसे एक पूरे शहर का दम घोंटता है और उस शहर के लोगों पर क्या बीतती है, इस वीडियो में देखिए। तस्वीरें मरियुपोल के स्टील प्लांट की हैं।
पहले यूक्रेन के नागरिकों को स्टील प्लांट से निकाला गया और उसके बाद उनको बस में बिठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। लेकिन इस दौरान यूक्रेन की महिलाओं ने अपने बर्बाद और खंडहरों में बदल गए शहर को देखा तो उनके आंसू निकल गए। Сегодня мне пообещали, что меня вывезут в Запорожье. Поэтому я рискнула и поехала. Очень много людей здесь еще осталось. Они боятся ехать, потому что им никто не дает гарантии, что их довезут до Запорожья, как обещают. И все будут ждать, пока доберется наш этот первый. मरियुपोल के स्टील प्लांट में फंसे नागरिकों को तो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन स्टील प्लांट के अंदर ज़ेलेंस्की की अजोव बटालियन अब भी मौजूद है और जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, क्योंकि पूरे शहर पर रूसी कब्जा है और स्टील प्लांट से बाहर निकलने का मतलब है मौत। दरअसल ये मरियुपोल के स्टील प्लांट में फंसी अजोव बटालियन के सैनिकों के परिवार की महिलाएं हैं, जो कीव की सड़कों पर रोते हुए उतर गई हैं। ये नारे लगा रही हैं, मरियुपोल की मिलिट्री की रक्षा करो। इनके हाथों में अपने रिश्तेदार सैनिकों की तस्वीरें हैं। ओलिया के बॉयफ्रेंड अजोव बटालियन में से हैं और वो इस वक्त स्टील प्लांट में फंसे हुए हैं। दर्द, आंसू, गम, गुस्सा इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। З ним зв'язочок, чула його голос лише в 20-х числах квітня. Переписуватись ми не переписувались більше тижня, і то це зв'язочок через побратимів, якихось чоловіків, яких я не знала особисто, тому що зв'язку з ним я не маю прямого. Відчуваю біль, відчуваю इन सभी महिलाओं ने ज़ेलेंस्की से ये अपील की है कि जिस तरह स्टील प्लांट से नागरिकों को बाहर निकाला गया, वैसे ही अजोव बटालियन के सैनिकों को भी बाहर निकाला जाए। यूक्रेन की इन तस्वीरों ने न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पोप फ्रांसिस को भी बेचैन कर दिया है। पोप फ्रांसिस पहले कीव जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मॉस्को जाने का फैसला किया। लेकिन इसके पहले उन्होंने पुतिन को अपने साथ लेने की कोशिश की। इसी के तहत उनका एक बयान भी पुतिन के समर्थन में आया कि नेटो की वजह से पुतिन को जंग में उतरना पड़ा। लेकिन पोप के संदेशों का पुतिन कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। पोप फ्रांसिस